अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि आज हम आपको इसमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि लिखा हुआ है कि फ़िगर ऑफ स्पीच, यानी आज हम फ़िगर ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं। फ़िगर स्पीच क्या है? फ़िगर ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखो और समझो, और ठीक है ज़रूर देखो। किसको बोल रही हूँ? देखो, 9th और 10th क्लास के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं फिगर ऑफ स्पीच, है ना। आपका पोएम रहेगा, पोएटिक सिस्टम रहे, ये जो पोएम वाला जो रहता है ना सेक्शन, उसमें पूछा जाता है कि इस पोएम में फिगर ऑफ स्पीच क्या है। तो जब आपको समझा रहेगा तभी आप बता सकते हो कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है ना। तो आप ये वीडियो को पूरा देखो, और इस पूरे वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि जो 9th और 10th क्लास तक जितने फिगर ऑफ स्पीच आते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारा समझाया जाएगा। तो यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद है कि दूसरों तक इल्म पहुँचाना, है ना। तो इसमें आप लोग भी हमारे हेल्प करेंगे दूसरों तक वीडियो पहुंचाने में, इल्म में इजाफा करने में। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच क्या है ना। देखो, फिगर स्पीच के बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन हम जो मेन टाइप्स है जो कि आपको 9th और 10th तक पूछे जाते हैं, 10th क्लास तक, हम उतना फिगर ऑफ स्पीच पहले समझेंगे, है ना। अगर 8th क्लास का कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो देखो, स्किप मत करो, क्योंकि आप 8th क्लास में हो, लेकिन आप अगले ईयर 9th क्लास में तो जाओगे ही। तो अच्छा है कि आप लोग पहले समझ के रख लो, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर है ये फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में देखेंगे टर्टोलॉजी को। टर्टोलॉजी क्या होता है वो अब हम समझेंगे, है ना। देखो, ये जो है टर्टोलॉजी, इसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं ताकि हमको क्लियरली समझ में आए। देखो, एग्जाम्पल में क्या लिखा है? द इवनिंग सनसेट वॉज ब्यूटीफुल। अब इसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे, सनसेट कब होता है? तो इवनिंग में ही होता है। या तो इस सेंटेंस को इस तरह भी बोला जा सकता था कि द इवनिंग वॉज ब्यूटीफुल, यानी जो शाम था वो बहुत खूबसूरत था, है ना। लेकिन यहाँ सेंटेंस में सनसेट दिया गया है, यानी कि जो डूबता हुआ सूरज है वो बहुत खूबसूरत था, है ना। तो यहाँ पर देखो, सेंटेंस में खूबसूरती लाने के लिए डबल, यानी सनसेट और इवनिंग जो एक दूसरे के रिलेटेड वर्ड है। इवनिंग, या तो इवनिंग लेता तो सनसेट छोड़ देता तब भी चलता, है ना, या तो सनसेट लिया तो इवनिंग नहीं लेता तब भी ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता। बट ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि उन्होंने पूरा एक सेंटेंस में खूबसूरती लाने के लिए डबल चीज़ों का यूज़ किया। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ इवनिंग और सनसेट, क्या होता है कि सनसेट शाम में ही होता है ना, और जो इवनिंग में ही सनसेट होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस में खूबसूरती लाने के लिए दो वर्ड ऐसे जिसको रिलेटेड वर्ड के तौर पे यूज़ किया, जैसे इवनिंग और सनसेट, जो कि एक दूसरे के रिलेटेड है। तो ऐसे वर्ड का, यानी जहाँ पर भी यूज़ हुआ रहेगा, यानी जिस भी पोएम के लाइनिंग में, तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, वो फिगर ऑफ स्पीच टर्टोलॉजी है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझा होगा। अगर आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, या आप पूछो, मैं वो हमेशा बोलती हूँ हर वीडियो में कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करो, मैं आपको आंसर देती हूँ। इनफैक्टली मैंने सबकी रिप्लाई देती हूँ। अगर आप चाहो तो मेरे किसी वीडियो में जाकर क्वेश्चन दिख रहे तो वो उसके नीचे रिप्लाई दिखा रहा है ना। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये चैनल है। तो उम्मीद है आपको ये समझा होगा, ये टोटोलॉजी, यानी आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जिस भी पोएम के लाइनिंग में, है ना, दो ऐसे वर्ड का यूज़ किया जा रहा है जहाँ है जो है ना एक दूसरे के रिलेटेड वर्ड हो। जैसे इवनिंग और सनसेट रिलेटेड है, क्योंकि सनसेट भी शाम में ही होता है ना, और जो शाम में ही सनसेट होता है। तो ये चीज़, ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड वर्ड है, इसीलिए ये फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा? टैटोलॉजी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, ठीक है, एग्जाम्पल से याद रखो ना। हाँ, हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है कि देखो, हम इसको भी एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के ज़रिए जब आप समझते हो ना तो आपको क्लियरली समझ में आता है ना। तो देखिए, जिस तरह हमने अभी टर्टोलॉजी समझा, इसी तरह अब हम एलिट्रेशन समझेंगे। तो एलिट्रेशन में क्या होता है कि देखो, ये पहले एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, रोड इज़ फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। यहाँ पे जो देखो, ये एस है, ये एस और ये एस, ये मैंने अलग कलर से लिखी और उसके नीचे लाइन खींची। क्यों? क्योंकि वहीं पर आपका ये जो है ना
सीक्रेट छुपा हुआ है। ये राज क्या है कि देखो एलिट्रेशन में, यानी कि आपको जिस भी पोएम के लाइन में दो दो वर्ड में, यानी कोई भी दो वर्ड रहेगा उसमें का दो जो लेटर रहेगा यानी एक दूसरे को सेम दिखेंगे, यानी जैसे कि यहाँ पे स्नैक्स और स्कॉर्पियंस एस से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी जिस भी लाइन में पोएम के दो लेटर का इस्तेमाल हुआ रहेगा, यानी एक जैसे दो लेटर का इस्तेमाल रहेगा, यानी आपको समझ जाना है कि वो एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन में किसका यूज़ होगा, यानी ये रिपीट होगा। क्या रिपीट होगा, एलिट्रेशन में लेटर रिपीट होगा। ये देखो यहाँ पे जो एस है वो क्या है, एक लेटर है ना, यानी ये लेटर ही हुआ ना, जो जिसके नीचे मैं लाइनिंग खींची हूँ वो क्या है, वो आपको यहाँ पे समझा, ये दिखा रहा है, आपको नोट कर रहा है आपके माइंड को कि अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि देखो इधर ध्यान दो कि ये जो स्नेक के नीचे जो एस के नीचे मैंने लाइन खींची और ये स्कॉर्पियंस के नीचे जो लाइन खींचा हुआ है वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, बता रहा है ये कि एलिट्रेशन में दो लेटर, यानी जो एस और ये एस, ये क्या हुए, लेटर हुए, है ना। तो देखो जिस भी लाइन के पोयम में आपको दो, यानी जो रिपीट हुआ, कोई भी लेटर रिपीट हुआ दिखेगा ना, तो समझ जाना कि वो एलिट्रेशन है, यानी रिपीट हुआ लेटर। एलिट्रेशन में क्या रिपीट होगा, लेटर, LETTER, लेटर, यानी एलिट्रेशन में मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, एलिट्रेशन में लेटर का रिपीट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है और आप कुछ भी गड़बड़ मत करना, जिस तरह समझा रही हूँ प्लीज़ उसी तरह समझने की कोशिश करें। यानी एलिट्रेशन में किसका रिपीट होगा, तो लेटर का, LETTER, यानी एलिट्रेशन में किसका रिपीट होगा, लेटर का, ओके। यानी किसी भी पोएम के लाइनिंग में अगर आपको लेटर रिपीट हुआ दिख रहा है कोई भी लाइन में, तो समझ जाना कि वो लाइन क्या है, एलिट्रेशन है, ठीक है। ये आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। मैं एंडिंग में आपको समझाऊंगी कि क्या है ये, और है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। आपका नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटेशन। अब रिपीटेशन, ये सारे नाम आप लोग अगर 9th क्लास में तो ज़रूरी सुने होंगे, आपके टीचर्स आपको बताए होंगे कि सब ये फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है ना। लेकिन अगर नहीं जानते जो बच्चे, उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। देखो अब रिपीटेशन क्या होता है, हम रिपीटेशन समझ रहे हैं, इसको भी हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, शी केम, शी सेड, शी वॉकड अवे। यानी आपको अब ध्यान से देखो इस सेंटेंस में आपको क्या नज़र आ रहा है, तो एक जो वर्ड है, यानी जो एक वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है। देखिए शी और शी, यानी जो एक वर्ड है, यानी ये जो वर्ड है शी, वो तो एक ही है लेकिन ये सारे सेम ही है ना, क्योंकि ये वन वर्ड रिपीट हो रहे बार बार। तो ये क्या होगा, रिपीटेशन में वर्ड रिपीट होता है, यानी आपको किसी भी पोएम की लाइन में अगर वर्ड रिपीट हुआ नज़र आता है तो वो क्या होगा, वो रिपीटेशन कहलाएगा, ठीक है। एलिट्रेशन में हमने समझा था कि एलिट्रेशन में लेटर रिपीट होता है, लेकिन रिपीटेशन में क्या होगा, वर्ड रिपीट होगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, एलिट्रेशन और रिपीटेशन में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करती हूँ, ठीक है, आप लोग जानते हो। देखो रिपीटेशन में क्या रिपीट होगा, वर्ड, WORD, वर्ड। आप लोग अगर नोटबुक और पेन लेकर बैठे हो तो लिख लो, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ग्रामर है ये, ठीक है। तो क्या होता है कि रिपीटेशन में वर्ड रिपीट होंगे और एलिट्रेशन में लेटर रिपीट होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखो, फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछो, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। अब आपका नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है इन्वर्जन। अभी इन्वर्जन क्या, अब हम उसको भी एग्जाम्पल के ज़रिए ही समझेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल ही हमारा बेस्ट तरीका है आपको समझाने का, है ना। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपकी पूरे माइंड में पूरी जो बात है वो समझ में आए, है ना। तो इन्वर्जन की एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते ही आपको समझ में आ जाएगा किसमें क्या है। देखो क्या है एग्जाम्पल, ट्रूली वंडरफुल द माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज़। अब देखो इन्वर्जन में क्या होता है कि आपको किसी भी पोएम की लाइन में, जैसे कि पहले ना, इन्वर्जन में क्या होता है, कभी सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो कभी ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो कभी ES-MR पहले आ जाएगा, यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब है पहले वो आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब तो पता होगा ना आप लोग को क्या होता, तो हो सकता है कभी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए, या कभी सब्जेक्ट पहले आ जाए, तो फिर कभी ऑब्जेक्ट पहले आ जाए। तो वो इसमें भी क्या करते हैं कि सेंटेंस में खूबसूरती लाने के लिए ऐसे उलट पुलट कर देता है ना। तो यानी आपको किसी भी पोएम की लाइन में अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको पहले दिखती है, समझ जाना है कि वो जो फिगर ऑफ स्पीच है वो इन्वर्जन है। देखो ये जो इन्वर्जन की है ना, जो ये है, ये सेंटेंस भी करेक्ट है, बट
इसमें ना अगर देखा जाए तो ये सही से अगर बोला जाएगा तो किस तरह होगा ये सेंटेंस इस तरह होगा, द माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज़ ट्रूली वंडरफुल। इसका करेक्ट इस तरह होगा, लेकिन ये भी सही है ना, समझ गया वो इंसान कि वो जो बच्चा है उसका दिमाग बहुत ही वंडरफुल है, अच्छा है ना। लेकिन इसमें क्या किया कि देखो पहले क्या डाला गया है, इसमें देखो सब्जेक्ट बाद में आ गया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, है ना। तो वही चीज़ आपको समझनी है, यानी ऑब्जेक्ट पहले आ गया तो क्या होगा कि वो समझो कि इन्वर्जन है ना। इसमें कुछ भी पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा या तो फिर सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट तो आता ही है पहले, है ना, लेकिन अपोजिट होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ सकता है ना। तो यानी समझ जाना है कि वो इन्वर्जन है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। अब आपका जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपिया, ये क्या है, अब हम इसको भी एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं। देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, द शिप वेंट बा, यानी आपको ये बहुत ही इजी फिगर ऑफ स्पीच है। देखो ये ओनोमेटोपिया में क्या होगा कि आपको देखना है कि जो पोएम के लाइन है उसमें किसी भी एनिमल का साउंड, यानी कि जो आवाज़ है वो नज़र आ रहा है, यानी जो बयां कर रहा है जो पोएट है वो किसी भी पोएम की लाइन में अगर किसी एनिमल का यानी किसी भी जानवर का वो आवाज़ को बयान कर रहा है तो समझ जाना है कि वो फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपिया है। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है ना, द शिप वेंट बा, तो बा किसकी साउंड है, तो शिप की, यानी जो भेड़िया है, जो भेड़ है, भेड़ मालूम ना आप लोग को, भेड़, तो उसकी आवाज़ क्या होती है, बा। तो यानी यहाँ पे इस लाइन में क्या एक्सप्लेन हो रहा है कि बा, यानी जो शिप है उसकी जो साउंड है बा, इसीलिए ये फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपिया है ना। यानी ओनोमेटोपिया में कुछ नहीं है टफ, बहुत इजी है, बस इतना समझना है कि जिस भी पोएम के लाइन में अगर आपको किसी भी एनिमल का साउंड आ रहा है तो समझ जाओ कि वो फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपिया है, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था, चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एपिस्ट्रोफे। अब एपिस्ट्रोफे क्या होता है, हम इसको भी एग्जाम्पल के जरिए, इधर वीडियो की तरफ होना चाहिए, है ना। हाँ चलिए, लिखा हुआ रिंगो बेल, यानी देखो किसी भी पोएम के लाइन में ऐसा वो ऑर्डर दिया है, जैसे यहाँ पे रिंगो बेल, घंटी बज सकती क्या, नहीं बज। किसी भी नॉन लिविंग थिंग को, गैर जानदार नॉन लिविंग थिंग को क्या करना, ऑर्डर देना कि वो खुद से बजे। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं ना रिंगो बेल, रिंग क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है जिसको कोई ह्यूमन ऑर्डर दे रहा है कि रिंगो बेल, यानी घंटी बजो। कि आपको बस इतना ध्यान देना है कि जो कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ऑर्डर देने पे वो हरकतें करता है क्या नहीं करता। एग्जाम्पल में मैंने एग्जाम्पल दी हूँ कि रिंगो बेल यानी घंटी बज, यानी बजेगा, खुद से नहीं बजेगा ना, सोचने वाली बात है। तो ये वो फिगर का जहाँ ऐसी चीज़ें यानी ऐसी सेंटेंस में नज़र आए, ऐसी लाइनिंग समझ में आए आपको, पोएम में आएंगे, यानी कि वो एपस्ट्रॉफी कहलाएगा, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान देना है, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछो, ठीक है। तो मैं एक बार एक काम करती हूँ, बोर्ड साफ़ कर देना चाहिए मेरे ख्याल से, वरना कंफ्यूज ना हो जाए, है ना। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो एपस्ट्रॉफी क्या होता है कि देखो किसी भी गैर जानदार को यानी किसी भी नॉन लिविंग थिंग को हम कहते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है रिंगो बेल, यानी घंटी खुद से बजेगा। रिंगो बेल यानी रिंग बज, रिंग यानी बजना, बेल यानी घंटी, यानी घंटी बज, तो घंटी बजेगा क्या, खुद से नहीं बजेगा, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, उसको बजाने के लिए किसी लिविंग थिंग का ज़रूरत है ना। लेकिन आपको जहाँ पे ऐसा लगे किसी भी पोएम के इसमें लाइनिंग में कि ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है किसी भी नॉन लिविंग थिंग को, तो समझ लेना कि वो एपस्ट्रॉफी है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, यानी ऐसे सेंटेंस आपको ऑर्डरिंग में नज़र आए तो आपको समझ जाना है, ओके। आपका नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली, ठीक है। अब सिमिली को समझने के लिए आप एक चीज़ ध्यान देना, आपको एक ही चीज़ कॉन्सेंट्रेट करनी है कि देखो किसी भी मतलब पोएम की लाइनिंग में आपको एज
और लाइक का इस्तेमाल नज़र आ रहा है, यानी आपको समझ जाना है कि वो फिगर ऑफ स्पीच यानी वो जो लाइन है वो फिगर ऑफ स्पीच की वो सिमिली है ना। अब देखो जैसे यहाँ पे नंबर 1 ये वाला देखो, यू आर एज ब्रेव एज लायन, यानी तुम शेर की तरह बहादुर है, यानी किससे कंपेयर किया जा रहा है, शेर से, लॉयन से। यहाँ पे एज का यूज़ हो रहा है ना, एज यूज़ हो रहा है यानी क्या है, सिमिली है ना। उसी तरह दूसरा सेंटेंस देखो, दूसरे सेंटेंस में लिखा है दे फाउट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, यानी वो कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रहा है। यानी जो सिमिली में है ना, यानी जो पोएम की लाइनिंग रहेंगी उसमें एज नज़र आ रहा है या तो फिर लाइक नज़र आ रहा है आपको लिखा हुआ, तो यानी आपको समझ जाना, यानी कंपेयर करता हुआ समझ जाना है कि वो क्या है, सिमिली है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं ताकि आपको समझ में सिमिली क्या हो। सिमिली तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो हम अगला फिगर ऑफ स्पीच आती है बस। तो देखो आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। में अगर आपको एज और लाइक का इस्तेमाल हुआ नजर आता है तो समझ जाना है कि वो है ना, यानी वो सिमिली है फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। अब मेटाफर क्या होता है हम उसको भी एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। देखो मेटाफर और सिमिली में एक ही चीज़ का फ़र्क है कि पोएम के किसी भी लाइन में आपको एज और लाइक का इस्तेमाल दिखता है तो यानी वो फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है। लेकिन मेटाफर लेकिन ऐसा होगा जैसे कि हमने अभी सिमिली में एक ये देखा था वर्ड, मतलब सॉरी एक सेंटेंस देखे थे कि यू आर एज ब्रेव एज लायन, यानी कि तुम शेर की तरह बहादुर हो, लेकिन उसमें यानी कंपैरिजन कर रहा है एज डाल की तरह करके बहादुर, ऐसा उसमें बता रहा है उस सेंटेंस में, है ना। लेकिन मेटाफर में क्या होगा कि कंपेयर ना करते हुए बल्कि डायरेक्टली बताना, जैसे कि उस सेंटेंस में जो था ना कि तुम शेर की तरह बहादुर हो, तो शेर की तरह ना कहते हुए ये कहेंगे हम कि तुम शेर हो। जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में क्या कहा, यानी कि जो बेस्ट एक अच्छी दवा है ना, यानी कि जो लाफ्टर डायरेक्टली यहाँ पे बताया गया लाफ्टर को कि डायरेक्टली मतलब यहाँ कह सकता था कि लाफ्टर एज अ हंसना इंसान के वो भी एक वर्जिश है, वो भी एक दवा की तरह। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, लाफ्टर को दवाई की तरह कंपेयर नहीं कर रहा है बल्कि डायरेक्टली कह रहा है कि तुम जो लाफ्टर है वो बेस्ट मेडिसिन है ना। तो मेटाफर में क्या हुआ कि कंपेयर ना करते हुए बल्कि उसकी तरह डायरेक्टली बताना, जिस तरह हमने सिमिली में पढ़ा था कि यू आर एज अ लाइक एज अ ब्रेव एज लाइन, है ना, यानी कि तुम शेर की तरह बहादुर, उसमें था इस तरह सेंटेंस कि यू आर एज ब्रेव एज लायन, है ना। तो इसमें कह रहा था कि तुम शेर की तरह बहादुर हो, लेकिन मेटाफर में ऐसा क्या होगा कि कंपेयर ना करते हो बल्कि डायरेक्टली कहेंगे कि तुम शेर हो, है ना। तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी हमको कि वो उसकी तारीफ कर रहा है ना। तो मेटाफर में डायरेक्टली बता रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल में कि लाफ्टर इज़ अ बेस्ट मेडिसिन, है ना, क्योंकि हम कंपेयर हो रहा है लेकिन किससे, अलग ही तरीके से कंपेयर भी हो गया और उसको डायरेक्टली हमने कह दिया। यानी अगर चाहता तो कंपैरिजन में वो इस तरह ही बता सकता था ना कि लाफ्टर इज़ अ मेडिसिन, या तो फिर लाफ्टर एज अ मेडिसिन, यानी कि लाफ्टर एक दवाई की तरह काम करता है, ऐसा भी बोल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला, डायरेक्टली बोला कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। यानी कि मेटाफर में इस तरह के सेंटेंस होंगे। ठीक है, तो आपको जिस भी पोएम में इस तरह की सेंटेंस नज़र आए यानी कंपेयर ना करते हो बल्कि डायरेक्टली वही नाम दे, तो आपको समझ जाना है कि वो फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। अब आपका नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोल। अब हाइपरबोल क्या होता है कि हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। देखो अगर ये वीडियो अगर उर्दू मीडियम स्टूडेंट महाराष्ट्र बोर्ड वाला देख रहा है
तो उनको पता होगा कि हाइपरबोल क्या होता है। हाइपरबोल में उर्दू में कहा जाता है सनत मुबालिगा, जो कि बहुत ही फेमस शायरी उसकी मैं बोलना चाहूँगी। वो शायरी है ये जो शेर है ना, कुछ अशार है, मतलब बता देती हूँ। वो 2 ही लाइन का है बट बहुत ही फेमस है। वो बोलोगे ना आपको पक्का समझ जाएगा। देखो उसमें क्या है कि यारों में शबे फिराक में रोया इस कदर, यारों में शबे फिराक में रोया इस कदर, था चौथे आसमां तक पानी, कमर कमर को, शबे फिराक की रात को, कि वो उसकी जो आंसू थे वो चौथे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। यानी इसी बोल क्या होगा इंग्लिश में कि जिसका असल में होना एग्जाम्पल में दिया गया है कि डेट शी मेड रोई, कि एक झील बन गया। ऐसा हो सकता है, यानी बहुत ही बढ़ा चढ़ा हाइपरबोल में यही होता है। ठीक है, तो यानी आपको समझ जाना है कि जिस पोएम में भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल है। ठीक है, तो आपको इस तरह की सेंटेंस समझना होगा, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना होगा। ठीक है, कोई भी डाउट रहे तो आपको कमेंट करके पूछना होगा। ठीक है, तभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। आपका नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेटस सन स्माइली में ना हो, नहीं हो सकता। जैसे कि सन स्माइल नहीं कर सकता, सन रो सकता है क्या? नहीं रो सकता, है ना। सन हंस सकता है क्या? नहीं हंस सकता। तो इसी चीज़ मतलब कि ऐसा होना नामुमकिन हो, यानी कि अच्छा अभी वक्त ठहरता है क्या? नहीं ठहरता है। तो उसी तरह यानी पर्सोनिफिकेशन में मतलब गैर जानदार को इतना बहुत ज़्यादा तवज्जो दे दिया जाता है, उसी को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ना, कैसे कह रहा है कि द सन इज स्माइलिंग एट अस, यानी जो सन है वो मुस्कुरा रहा है। सन स्माइल करता है क्या? नहीं करता है। तो कैसे होगा? तो इसी यानी इस तरह की जो सेंटेंस रहेंगी, इस तरह की जो लाइनिंग रहेंगी आपकी पोएम में, तो आपको समझ जाना है कि वो फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। ओके, आपका नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एंटीथीज। ये क्या है? इसमें क्या होता है? एंटीथीज का मतलब समझो कि अपोजिट वर्ड का यूज़ होगा, अपोजिट। ठीक है, अब इसको अपोजिट कैसे होगा वो अब हम समझेंगे। एग्जाम्पल में देखो क्या लिखा हुआ है सेंटेंस में कि आई क्लीन द डर्टी रूम। क्लीन और डर्टी एक दूसरे के अपोजिट है ना। यानी कि आपकी जिस भी पोएम की लाइनिंग में, यानी आपका जो पोएम आपको एग्जाम में दिया जाएगा, उस पोएम की लाइनिंग में, किसी भी लाइनिंग में अगर आपको 2 अपोजिट वर्ड नज़र आ रहे हैं, यानी उस लाइनिंग में 2 अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, एक है ना, जैसे क्लीन डर्टी एक दूसरे के अपोजिट है, उसी तरह कोई भी दूसरा हो सकता है ना, अपोजिट वर्ड होना चाहिए। तो समझ जाना कि वो फिगर ऑफ स्पीच क्या है? एंटीथेसिस। ठीक है, तो ये जो सारे फिगर ऑफ स्पीच है आपको 9th 10th क्लास तक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है। ओके, यानी कि बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जिस भी पोएम की लाइनिंग में अगर आपको उस लाइन में 2 अपोजिट वर्ड इस्तेमाल नज़र आ रहे हैं, यानी कि वो समझ जाना है कि वो क्या है, वो फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस है। ठीक है, यानी आपको इस तरह पूछे जाते एग्ज़ाम इसमें। अगर आप मैंने मेरे इंग्लिश का वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताई हूँ कि किस तरह आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं फिगर ऑफ स्पीच। अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग वहाँ से देख लें। ठीक है, या तो फिर आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख ले, वहाँ आपको फ़ौरन मिल जाएगा। ठीक है, वॉक अ लिटिल स्लोअर जो है ना, 9th क्लास का पहला ही पोएम है, उसी में समझाई हूँ मैंने कि जो फिगर ऑफ स्पीच किस तरह एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं अभी वो एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो फिगर ऑफ स्पीच है ना, आपको लिखा रहेगा, मतलब आपको एग्ज़ाम में ना 5 पोएम दिया रहेगा, आपको कोई भी पोएम आपकी बुक से, है ना, और उस पोएम के नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, टाइटल लिखा रहेगा और पोएट लिखा रहेगा, और लिखा रहेगा स्पेशल फीचर या फिर थीम, या तो फिर ये फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच कोई भी जो आपको उस पोएम में नज़र आ रहा है वो फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिख देना है, ऐसा। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने जितने भी फिगर ऑफ स्पीच आपको बताई हूँ इस वीडियो में, आपको वो सब सारी चीज़ समझ के रखनी है। वो आपको 10th क्लास तक पूछे जाते हैं। अगर 8th क्लास का कोई बच्चा देख रहा है, महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट के लिए स्पेशली बोल रही हूँ, अगर उन्होंने 8th क्लास का कोई बच्चा देख रहा है तो स्किप मत करो, उसको देखो, क्योंकि आप अगले ईयर में 9th क्लास में ही होंगे, तो इसीलिए आपको सीखना है। उससे अच्छा है कि पहले सीख लो, अपने टाइम की भी ये हो जाएगी, है ना, बचत हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्योंकि आप पहले जो चीज़ सीखे रहोगे वो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो सारी फिगर ऑफ स्पीच ध्यान से लो, और वीडियो को देखने से पहले क्या करो कि नोटबुक और पेन लेके बैठा करो, मेरी वीडियो जब भी देखते हो आप लोग। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको समझाया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ और फ्री में पढ़ाई करते रहो। ठीक है, सीखते रहो, बढ़ते रहो। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक्स ऑफ अ लॉट ऑफ लव। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।